गुड इवनिंग। मैं रेशमा एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण एमसीक्यू भाग 2। इससे पहले हम हिंदी साहित्य प्लस व्याकरण एमसीक्यू भाग 1 करा चुके हैं। आज है इसका पार्ट 2, एमसीक्यू पार्ट 2। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कंठ ध्वनि है। निम्नलिखित में कौन सी ध्वनि कंठ है? ए द, बी भा, सी छा या फिर डी खा। तो इसका सही ऑप्शन है डी। इसका सही ऑप्शन है डी, खा ध्वनि। खा कंठ ध्वनि है। कंठ ध्वनि का वर्ग है। का, खा, गा, घा और अंगा। तालव्य में तालव्य चा वर्ग है। चा, छा, जा, झा, इया और सा और या। मूर्धन्य है। टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, अड़ा, सा और रा। दंत दंत ता वर्ग है। इसमें दंत में ता, था, दा, धा, ना और सा और ला है। ओष्ठ में पा, फा, बा, भा, मा है। प्रश्न 2। प्रश्न 2 है, वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में। प्रश्न 2 है, वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों के निकट आ जाने से उनके बीच निकलती हवा से उनमें कंपन होता है, कहलाती हैं। वह ध्वनियां जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों के निकट आ जाने से उनके बीच निकलती हवा से उनमें कंपन होता है, कहलाती हैं। ए नासिक की ध्वनि, बी काकल्य स्पर्शी ध्वनि या फिर सी घोष ध्वनि या फिर डी महाप्राण ध्वनि या फिर डी महाप्राण ध्वनि। तो इसका सही ऑप्शन है सी घोष ध्वनि। इसका सही ऑप्शन है सी घोष ध्वनि। कौन सी ध्वनि है? तो घोष ध्वनि है। घोष ध्वनि। घोष ध्वनि यानी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण सभी स्वर या, रा, ला, वा और हा घोष वर्ण है। क्या है? तो ये घोष वर्ण है। प्रश्न 3। प्रश्न 3 है, दा का उच्चारण स्थान क्या है? दा का उच्चारण स्थान क्या है? तो ए ओष्ठ, बी तालु, सी कंठ या फिर डी दंत। आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करिएगा। दा का उच्चारण स्थान है ए ओष्ठ, बी तालु, सी कंठ, डी दंत। तो इसका सही ऑप्शन है डी दंत। ओष्ठ। ओष्ठ के अंतर्गत आने वाली ध्वनि है पा, फा, बा, भा, मा। तालु यानी चा, छा, जा, झा, इया। कंठ में का, खा, गा, घा और अंगा। दंत में ता, था, दा, धा और ना ध्वनि है। प्रश्न 4 है। प्रश्न 4 है, निम्नलिखित में कौन से दो वर्ण अयोगवाह कहलाते हैं? प्रश्न 4, निम्नलिखित में से कौन से दो वर्ण अयोगवाह कहलाते हैं? ए छोटा आ या बड़ा आ, बी अंग या री, सी बड़ा आ या आह या फिर डी अंग और आह। तो दो कौन से वो वर्ण हैं जो अयोगवाह कहलाते हैं? तो इसका सही ऑप्शन है डी अंग और आह। अंग और आह अयोगवाह वर्ण हैं। अयोगवाह वर्ण ऐसे वर्ण हैं जिनमें स्वर एवं व्यंजन दोनों के गुण पाए जाते हैं। जिसमें स्वर और व्यंजन दोनों के गुण पाए जाते हैं, उन्हें अयोगवाह कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह अंग एवं विसर्ग आह अयोगवाह वर्ण होते हैं। अयोगवाह वर्ण होते हैं। इनकी संख्या 2 है। अंग और आह इनकी संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या 2 है। प्रश्न 5। प्रश्न 5 है, एक में तालव्य ध्वनियों का प्रयोग हुआ है। एक में तालव्य ध्वनियों का प्रयोग हुआ है। ए पापा, बी बाबा, सी मामा या फिर सी डी चाचा। यानी एक में तालव्य ध्वनियों का प्रयोग हुआ है तो है ए पापा, बी बाबा, सी मामा या फिर डी चाचा। तो इसका सही ऑप्शन है डी चाचा। चाचा तालव्य ध्वनियां है। चा, छा, जा, झा, इया ए तालव्य ध्वनि। इसका सही ऑप्शन है डी चाचा। इसका सही ऑप्शन है डी चाचा। तालव्य ध्वनियों का सूत्र है इच यशानाम तालु। इच
ये जो यशानाम तालु है अर्थात तालव्य ध्वनियों में छोटी ई, बड़ी ई, च, छ, ज, झ, इया, श वर्ण आते हैं। च, छ, ज, झ, इया और स वर्ण आते हैं। प्रश्न 6 है। प्रश्न 6 है, वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों का व्यवहारिक और अनुशासित रूप कहलाता है। प्रश्न 6 है, वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों का व्यवहारिक और अनुशासित रूप कहलाता है। वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों का व्यवहारिक और अनुशासित रूप क्या कहलाता है? ए अक्षर, बी वर्ण, सी पद या फिर डी शब्द या फिर डी शब्द। तो इसका सही ऑप्शन है सी पद। इन्हीं शब्दों में वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों का व्यवहारिक और अनुशासित रूप पद कहलाता है। क्या कहलाता है? तो इसका सही ऑप्शन है सी पद कहलाता है। इसी प्रकार सार्थक वर्ण या वर्णों के समूह को इसी प्रकार सार्थक वर्ण या वर्णों के समूह को शब्द कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो शब्द कहा जाता है। शब्द साभिप्राय होते हैं। शब्द कैसे होते हैं? तो शब्द साभिप्राय होते हैं जब कोई सार्थक शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है। जब कोई सार्थक शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तब उसे पद कहते हैं। व्याकरण के नियमों के अनुसार विभक्ति, वचन, लिंग, काल आदि की योग्यता रखने वाले वर्णों का समूह पद कहलाता है। प्रश्न 7 है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने हिंदी की मानक वर्णमाला में मूलतः कितनी स्वर और कितनी व्यंजन ध्वनियों को स्थान दिया है? यानी केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने हिंदी की मानक वर्णमाला में मूलतः कितनी स्वर और कितनी व्यंजन ध्वनियों को स्थान दिया है? तो इसका सही ऑप्शन है ए 12 और 36, बी 12 और 35, सी 11 और 35 या फिर डी 11 और 36। बताइए आप लोग इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर है सी 11 और 35। क्या है? 11 और 35। 11 स्वर हैं और 35 व्यंजन हैं। 11 क्या है? स्वर हैं और 35 व्यंजन हैं। स्वर है छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, री, ए, आए, ओ और आओ। इसके मूल व्यंजन है 35 मूल व्यंजन है। का वर्ग से अंगा, चा से इया तक, टा से अड़ा, ढ और ढा, ता से ना तक, पा से मा तक और या, रा, ला, व, सा, शा और हा। ये मूल व्यंजन है। मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो 35। कितनी है? तो 35। मूल व्यंजन कितने हैं? तो 35। ड ढ मूल रूप से ड और ढ व्यंजन, ड ढ व्यंजन रूप हिंदी में एकीकृत ध्वनियां है। कैसी ध्वनियां है? तो ये एकीकृत ध्वनियां है। इसी तरह हिंदी वर्णमाला में मूलतः 11 स्वर तथा 33 प्लस 2 यानी 35 व्यंजन है। प्रश्न 8 है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे कहा माना जाता है? भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? ए अर्थ को, बी मात्रा को, सी वर्ण को या फिर डी शब्द को। यानी भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? तो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है ए अर्थ, बी मात्रा, सी वर्ण या फिर डी शब्द तो इसका सही ऑप्शन है डी शब्द। भाषा के सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द को माना जाता है। किसे माना जाता है? तो शब्द को। इसका सही ऑप्शन है डी शब्द। प्रश्न 9, यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए। लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करिए। प्रश्न 9 है, निम्नलिखित शब्दों में उस शब्द को चुनिए जिसमें उचित स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। निम्नलिखित शब्दों में उस शब्द को चुनिए जिसमें उचित स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। ए ध्वनिया, इसका सही ऑप्शन है ए ध्वनिया, बी संशोधन, सी संयुक्त या फिर डी गणतंत्र या फिर
डी गणतंत्र। तो इसका सही ऑप्शन है सी संयुक्त। इसका सही ऑप्शन है सी संयुक्त। संयुक्त शब्द में उचित स्थान पर, संयुक्त शब्द में उचित स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। अनुस्वार यानी अंग, अनुस्वार अंग। यह स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है, यह स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है जिसकी ध्वनि नाक से निकलती है, जैसे अंगूर, अंगद, कंकड़। जैसे अंगूर, अंगद, कंकड़, इसकी ध्वनि नाक से निकलती है। कहां से निकलती है? तो नाक से निकलती है। प्रश्न 10 है, प्रश्न 10 है। उच्चारण स्थान पर, उच्चारण स्थान के आधार पर छा ध्वनि कैसी ध्वनि है? उच्चारण स्थान के आधार पर छा ध्वनि कैसी ध्वनि है? ए ओष्ठ, बी दंतोष्ठ, सी तालव्य या फिर डी जिह्वामूली। तो इसका सही ऑप्शन बताइए आप लोग क्या है? इसका सही ऑप्शन है सी तालव्य। इसका सही ऑप्शन है सी तालव्य, यानी छा ध्वनि तालव्य ध्वनि है। चा, छा, जा, झ, इया एक कैसी ध्वनियां हैं? तो ये तालव्य ध्वनियां हैं। ओष्ठ, ओष्ठ के अंतर्गत आने वाली ध्वनियां, ओष्ठ के अंतर्गत आने वाली ध्वनियां हैं छोटा आ, बड़ा आ तथा पा वर्ग। पा वर्ग के अंतर्गत आने वाली पा वर्ग, जैसे पा, फा, बा, भा और मा। दंतोष्ठ यानी दंतोष्ठ के अंतर्गत आने वाली ध्वनि है ता वर्ग, यानी ता, था, दा, धा और ना। ल, सा, ल और शा ये दंतोष्ठ हैं। तालव्य ध्वनियां हैं। तालव्य ध्वनियां छोटी ई, बड़ी ई तथा चा वर्ग एवं य और श ये तालव्य ध्वनियां हैं। प्रश्न 11, प्रश्न 11 है, हिंदी शब्दकोश में इनमें से कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा? हिंदी शब्दकोश में इनमें से कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा? ए पकवान, बी द्वार, सी त्राटक या फिर डी क्षमा। तो इसका सही ऑप्शन है डी क्षमा। इसका सही ऑप्शन है डी क्षमा। यानी हिंदी शब्दकोश में सबसे पहले कौन से शब्द आएगा? तो सबसे पहले आएगा क्षमा। इसका सही क्रम है क्षमा, क्षमा, फिर त्राटक, 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 इसके बाद है द्वार, द्वार, फिर है पकवान, फिर क्या है? तो फिर है पकवान, पकवान, फिर है पकवान। प्रश्न 12, प्रश्न 12 है, निम्नलिखित में कंठोष्ठ ध्वनि है। निम्नलिखित में कौन सी ध्वनि कंठोष्ठ है? ए छोटा आ, बी छोटी ई, सी बड़ा ओ या फिर डी ओ, या फिर डी ओ। निम्नलिखित में कंठोष्ठ ध्वनि कौन सी है? तो इसका सही ऑप्शन है डी ओ। ओ कंठोष्ठ ध्वनि है। कंठोष्ठ ध्वनि के अंतर्गत आने वाली ध्वनि है ओ और औ। एक कंठोष्ठ ध्वनि के अंतर्गत आती हैं, कंठ के अंतर्गत आती हैं छोटा आ, बड़ा आ और आह, एक कंठ के अंतर्गत आती हैं। तालु के अंतर्गत आने वाली ध्वनियां हैं छोटी ई और बड़ी ई, छोटी ई और बड़ी ई। ओष्ठ, ओष्ठ के अंतर्गत आने वाली ध्वनि है छोटा ऊ और बड़ा ऊ। प्रश्न 13, एग्जाम की दृष्टि से ये प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो कि ये प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। हम उन्हीं प्रश्नों का संकलन लेकर आए हैं। यदि आप लोगों को हमारे इस प्रश्नों की सीरीज पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा। प्राचीन का विलोम शब्द है, प्राचीन का विलोम शब्द है ए नया, बी प्रागैतिहासिक, सी पुराना या फिर डी अर्वाचीन। तो प्राचीन का विलोम होगा, इसका सही उत्तर है डी। इसका सही ऑप्शन है डी अर्वाचीन। यानी प्राचीन का अर्वाचीन होता है, नया का पुराना। इसका सही ऑप्शन है डी अर्वाचीन, नया का पुराना होता है, नया का पुराना। प्रश्न 14, मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? ए वर्ण, बी समरूप ग्रेफीम, ए वर्ण, बी समरूप ग्रेफीम, सी रूप या फिर डी शब्द।
यानी मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? तो इसका सही ऑप्शन है बी, मात्रा स्वर को समरूप ग्रेफीम कहते हैं। क्या कहते हैं? तो समरूप ग्रेफीम कहते हैं। मात्रा स्वर को समरूप ग्रेफीम कहते हैं। हिंदी में कुल 11 स्वर हैं जिनकी 10 मात्राएं होती हैं। हिंदी में कुल 11 स्वर हैं जिनकी 10 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? तो 10 मात्राएं होती हैं। प्रश्न 15 है, इनमें से कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है? इनमें से कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है? ए क्या, सी चच, सी टा, डी औ। तो इनमें से कौन सी ध्वनि है जो संयुक्त व्यंजन है? तो इसका सही ऑप्शन है ए क्या। ये क्या यानी आधा का और या क्या, ये क्या है? तो ये संयुक्त व्यंजन है। द्वितीय व्यंजन के अंतर्गत द्वितीय व्यंजन क्या है? तो चा चच, ये द्वितीय व्यंजन है। कैसा व्यंजन है? तो ये द्वितीय व्यंजन है। ये द्वितीय व्यंजन है। औ संयुक्त स्वर है। औ क्या है? तो ये संयुक्त स्वर है जो छोटा आ प्लस ओ के मेल से मिलकर बना है औ। टा मूर्धन्य ध्वनि है। टा कैसी ध्वनि है? तो टा मूर्धन्य ध्वनि है। प्रश्न 16 है, निम्नलिखित में ओष्ठ ध्वनि नहीं है। यानी निम्नलिखित में ओष्ठ ध्वनि नहीं है। ए चा में, बी पा में, सी भा में या फिर डी मा में। तो किस व्यंजन में ओष्ठ ध्वनि नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन है ए चा। चा में ओष्ठ ध्वनि नहीं है। चा में ओष्ठ ध्वनि नहीं है। चा तालव्य ध्वनिया है। कैसी ध्वनि है? तो चा तालव्य ध्वनिया है। तालव्य ध्वनि के अंतर्गत आने वाली ध्वनिया है चा, छ, जा, झा और इया। पा, फा, बा, भा, मा, ए ओष्ठ ध्वनिया है। कैसी ध्वनिया है? तो ये ओष्ठ ध्वनिया है। तो इसका सही ऑप्शन है ए चा। चा में ओष्ठ ध्वनि नहीं है। प्रश्न 17 है, शब्दकोश की दृष्टि से शब्दों का सही क्रम किस विकल्प में है? शब्दकोश की दृष्टि से शब्दों का सही क्रम किस विकल्प में है? आप लोग इस वीडियो को फुल वॉच करिए और अंत तक बने रहिए क्योंकि ये प्रश्नों का जो संकलन है ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। ए उत्कंठ, शब्दकोश की दृष्टि से शब्दों का सही क्रम किस विकल्प में है? तो इसका सही ऑप्शन है ए उत्कंठा, उत्क्षिप्त, उद्योग या फिर उद्वेग। बी उत्क्षिप्त, उत्कंठा, उद्योग और उद्वेग या फिर सी उत्कंठा, उत्क्षिप्त, उद्वेग, उद्योग या फिर डी उत्क्षिप्त, उत्कंठा, उद्वेग या उद्योग। तो इसका सही ऑप्शन है ए। इसका सही ऑप्शन क्या है? तो इसका सही ऑप्शन है ए उत्कंठा, उत्क्षिप्त, उद्योग और उद्वेग। इसका सही ऑप्शन है ए। प्रश्न 18 है, निम्नलिखित ध्वनियां सुमेलित हैं। निम्नलिखित में कौन सी ध्वनियां सुमेलित हैं? ए ग अघोष, बी फ अल्प प्राण, सी शा ऊष्म या फिर डी ठा घोष। तो निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सुमेलित है? इसका सही ऑप्शन चयन करना है। तो इसका सही ऑप्शन है सी यानी सा ऊष्म। सा कैसी ध्वनि है? तो सा ऊष्म ध्वनि है। ऊष्म ध्वनि के अंतर्गत ध्वनि आती है ध्वनियां सा, शा, शा और हा। ये कैसी ध्वनि है? तो ये ऊष्म ध्वनि है। गा अघोष ध्वनि है। ये गलत है क्योंकि गा अघोष ध्वनि के अंतर्गत नहीं बल्कि घोष ध्वनि के अंतर्गत आती है। फा अल्प प्राण नहीं है, फा महाप्राण है। अल्प प्राण ध्वनि है 1, 3 और 5, महाप्राण है 2 और 4। तो फा महाप्राण के अंतर्गत आता है। तो फा कैसी ध्वनि है? तो ये महाप्राण ध्वनि है। और ठा घोष ध्वनि, तो ये ठा घोष ध्वनि नहीं है बल्कि ठा अघोष ध्वनि है। ठा कैसी ध्वनि है? तो ठा अघोष ध्वनि है। तो इसका सही ऑप्शन है सी। इसका सही सुमेलित ध्वनियां हैं तो सा ऊष्म ध्वनि है। प्रश्न 19 वर्णों में संधि हो जाने से
वर्णों में संधि हो जाने से नई वाक्य की रचना होती है। बी, नया स्वर बनता है। सी, नया वर्ण प्रयुक्त होता है। या फिर डी, नई ध्वनि बनती है। तो इसका सही ऑप्शन बताइए आप लोग क्या होगा। वर्णों में संधि हो जाने से कौन सी ध्वनि बनती है? तो इसका सही ऑप्शन है डी, नई ध्वनि बनती है। कैसी ध्वनि बनती है? तो नई ध्वनि बनती है। कैसी ध्वनि बनती है? तो इसका सही ऑप्शन है डी, नई ध्वनि बनती है। प्रश्न 20 है। प्रश्न 20 है, हिंदी में पद कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में पद कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका सही ऑप्शन है ए, 3 प्रकार, बी, 4 प्रकार, फिर सी, 6 प्रकार, या फिर डी, 5 प्रकार। यानी हिंदी में पद कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका सही ऑप्शन है डी, 5 प्रकार। हिंदी में पद 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है संज्ञा, नंबर 2 है सर्वनाम, नंबर 3 है विशेषण, नंबर 4 है क्रिया, नंबर 5 है अव्यय। तो हिंदी में पद कितने प्रकार के होते हैं? तो ये हैं हिंदी के पद 5 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। तो आज की हमारी सीरीज यहीं तक। आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में एक नई उम्मीद, नई एनर्जी और एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक आप लोग हमारे इस चैनल को देखते रहिए। थैंक यू।